चलिए, कल हमने फॉरेन ट्रेड स्टार्ट किया था, नाम लिखे थे। आज पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, या प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सर ये वाला पॉइंट तो आप पिछले इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी समझा चुके हो वैसे। बेटे, हर एक के अंदर अलग अलग है। अगर फॉरेन ट्रेड का पॉइंट आया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा समझे बात? अब इसमें ना आयुष, हाँ ये सर। तो मुझे समझ आ गया था कि ये लो रेट पे जाते थे और ये हाई रेट पे आते थे। अब हम लिखेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स थी। चलिए, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? पहला, रॉ सिल्क। अभी तक तो हमने सिर्फ ये भाई जो आइटम्स हैं ये ब्रिटेन जा रही हैं और लेस प्राइस पे। अब हम लिखेंगे कौन कौन सी आइटम थी। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो और जूट। ये आइटम्स जाती थी जो एक्सपोर्ट होती थी प्राइमरी गुड्स की। सर अब आता है, हाँ जी बोलिए। सर स्पाइसेस भी होते थे क्या? कम, बहुत नामात्र, ठीक है सर। क्योंकि आज भी ब्रिटेन में स्पाइसी चीजें नहीं है आज भी। चलिए, ठीक है इंपोर्ट सर। किस किस का होता था? फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स। फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स। पहला, कॉटन, सिल्क जो मैन्युफैक्चर होके वापस आ रहे हैं, वुलन क्लोथ्स, और कैपिटल गुड्स के अंदर लाइट मशीन्स। चलिए, ये अब मैंने आपको पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड सिखा रहा हूं कि हम एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स लेस प्राइस पे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। अब पॉइंट आता है, या आपसे कोई पूछ ले कि कौन कौन सी एक्सपोर्ट होते थे प्राइमरी गुड्स या रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट कौन कौन से करते थे, तो वो भी मैंने आज लिख दिया। आ गया मृदुल, मानसवी, शिवम? हाँ सर। शिवम, आवाज आ रही जी है? सर। शिवम? चलिए, हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। चलिए, सेकंड पे आऊं। जरा सा बेटा, लॉकडाउन खुला है, सबने घूमना फिरना शुरू कर दिया। आप ही की क्लास के 3-3 4-4 बच्चे 12th के, वो घूम रहे हैं, सर आज क्लास नहीं लेंगे, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम पार्टी पे जा रहे हैं। घर बैठना चाहिए अभी। मोनोपोली कंट्रोल। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। सेकंड पॉइंट, more than 50%, more than 50% of India's foreign
trade was restricted to Britain. Restricted to Britain. Restricted to Britain, while the remaining was allowed a few other countries like चाइना को आप गुड्स दे सकते थे फॉरेन ट्रेड के अंदर। सीलोन, इधर सीलोन क्या होता है बेटा? आज उसका नाम श्रीलंका है। सीलोन। अगला पर्शिया। पर्शिया क्या होता था बेटा? कोई बता सकता है? सर ईरान। ईरान। तो सीलोन नहीं सुना पर कभी। अब याद रखना ना, मोर देन 50% जो इंडिया फॉरेन ट्रेड है वो ब्रिटेन जाएगा। जो बाकी बच गया कुछ 30%, 42% चाइना, श्रीलंका और ईरान। चलिए फटाफट नोट करिए थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका। मैंने पहले ही कहा था एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा है, हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज करी हैं वो भी बहुत बड़ा था, मगर ये बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट है। और फिर बोल रहा हूं आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्यादा नहीं पढ़ना। बिल्कुल आपका आएगा केस स्टडी पेपर, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको यूज करने हैं ये मोटी चीजें। चलिए हो गया बेटा? हाँ जी सर। चलिए अब कर दो बेटा। हाँ जी सर। चलिए, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट फॉरेन ट्रेड का। मतलब पहले पॉइंट में पता चल गया कौन कौन से गुड्स जाते थे या इंपोर्ट होते थे। इस पॉइंट में ये पता चल गया कि कहां कहां बिजनेस था, कहां काम कर सकते थे। एंड द लास्ट वन, ड्रेन ऑफ इंडियन wealth during British rule. British rule. चलिए, huge एक्सपोर्ट ड्यू टू, ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे ड्यू टू सरप्लस, ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। पहला, टू मेक payment for expenses, to make payment for expenses। दूसरा, to import invisible items, to import invisible items। अगला, to meet expenses on war fought by the British government। 3 पॉइंट्स थे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस के पेमेंट हो जाए, इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स।
और साथ में एक्सपेंसेस चाहिए वॉर के लिए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग डेमोग्राफिक कंडीशंस, वो भी खत्म करा देता हूं आज। सर हो गया। हो गया नोट डाउन? यस सर। चलिए हेडिंग डालिए डेमोग्राफिक कंडीशंस। इधर डेमोग्राफिक क्या होता है बेटा? सर वो क्या कहते हैं, मैप से रिलेटेड लग रहा है कुछ। नहीं बेटे, पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक को बोला जाता है पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक कंडीशंस। जैसे हम 1 मिनट में बोल देते हैं, उस टाइम पे पॉपुलेशन 50-60 करोड़ थी, आज हम 135 बिलियंस पे पहुंच गए हैं। तो वो बताना है कि कैसे कैसे वहां पे हाई बर्थ रेट था, या डेथ रेट कम थी, या फिर चिल्ड्रंस ज्यादा थे। ये सारी चीजें इसमें लिखनी है बेटा। चलिए इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशंस। कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश या colonial rule। colonial rule। various details about the population, about the population of British India। British India were first collected through a census। बेटा सेंसस समझते हो? इन सर जो हर 11 1881। इयर्स बाद होता है ना? बिल्कुल। सर, हाँ। 1881 सेंसस 1881 में चेक किया गया था कि पॉपुलेशन कितनी है। सर हर 10 18 साल में नहीं होता? 10-11 साल में हो जाता। 1881 के अंदर सबसे पहले कलेक्ट किया गया था। सर इस साल भी तो होना है सेंसस। हाँ, इस साल तो पता नहीं क्या क्या हुआ। It is revealed unevenness in the population। Unevenness in the population growth। population growth, और वो भी इंडिया। बिफोर 1921, ये याद रखना बेटा, एक और वर्ड आ गया है, बिफोर 1921 इंडिया
was the first stage in population. First stage in population through demographic transition. सर मतलब हाँ जी। चाइना की तरह फर्स्ट पे थी इंडिया तब तक। हाँ, इंडिया सबसे पहले था, उसके बाद चाइना आ गया है। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन आफ्टर 1921, 1921 के बाद। चलिए फटाफट लिख लीजिए, छोटा मोटा है बस, अब तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके बस। सर ये फोर्थ लाइन में इट इज रिवील्ड के आगे क्या लिखा है? अनइवननेस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया। बिफोर 1991 फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई है आफ्टर 1921 के बाद। बेटा थोड़ा थोड़ा सा अलग है, और जो एकदम याद नहीं होगा प्लीज करिए। और फिर आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, लास्ट 2-3 ईयर से सिर्फ 1 मार्क का ये चैप्टर आया है, 1 मार्क। मैं इसीलिए आपको बार बार हर चीज बोलता हूं कि आपकी इससे नॉलेज बढ़े कि आप क्या क्या चीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज कम आई हुई है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो कभी भी आपको याद आ जाएगी। फिर आप कहोगे यार इस चैप्टर में से तो सर ने बताया था बिल्कुल भी नहीं आया हुआ, और एग्जाम के अंदर इसमें से 5-6 मार्क्स का आ गया। तो इसीलिए आपको हर चीज बेटा करनी है। एक चीज मुझे बता दीजिए, आप सबको बेटा इधर, आप सबको वीडियो से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर हाँ हो सर। रहा है। कि Yes, sir. नहीं करूं रिकॉर्डिंग? सर कर लो। सर कर लो। ठीक है, क्योंकि तुम बाद में देख सकते हो, और मेरे ख्याल में इस तरीके से एक्सप्लेन्ड है कि आप फिर पढ़ सकते हो। हाँ नहीं? सर, क्योंकि अगर कभी मिस भी हो जाता है तो वो बाद में दिक्कत नहीं होती फिर। ठीक है, जब ऑफलाइन होगा तो मैं विदाउट स्टूडेंट भी बना बना के सेम भेजूंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा वही करूंगा, ठीक है जिससे सर। पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ Yes, जी sir. सर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। एक चार्ट टाइप बनाएंगे और ये डेमोग्राफिक कंडीशंस खत्म। चार्ट टाइप पहला, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी were also low 44 years as constant to present, as constant to present 68 years। ये फर्स्ट हो गया बेटा, मतलब उस टाइम पे लाइफ 44 इयर्स की थी और आज की डेट में 68। हाँ बेटे, लिख लिया? Yes, sir. हाँ जी सर। अब समझे बात, उस टाइम पे
1947 पे ऑन द ईव ऑफ 1947 44 इयर्स की थी, और आज की डेट में रियल फैक्ट्स है कि पॉपुलेशन जो इंडिया में आज है उसकी रेशो 68 है, और बाहर की कंट्रीज में और ज्यादा है। चलिए दूसरा, सेकंड, सर मतलब अब बढ़ गई है ना? हाँ अब बढ़ गई है क्योंकि हम कुछ यार मेडिसिन भी आ गई हैं, फर्क पड़ गया माहौल में, ठीक है सर। मगर अब फिर दोबारा घटेंगे जिस तरीके सर से कम हो जाएगी ना आगे जाके और। हाँ अब घटेंगे क्योंकि वो पैंडेमिक के कारण हो गए। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकंड, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो चार्ट टाइप या जैसा भी है ऐसा ही बनाना बेटा, जिससे आपको फटाफट पढ़ते ही याद हो जाए कि ये है। नियरली 48 to 40, 48 से 40 पर 1000 पर्सन, पर 1000 persons in a year। इसका मतलब है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो दोनों, बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, 48 से 40 पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर। थर्ड बेटा, लो लिटरेसी रेट, क्या होता है बेटा ये? सर वो पढ़ाई का मतलब कितने लिटरेट पीपल है एक स्टेट में या बिल्कुल, कंट्री कितने में। पढ़े लिखे हैं, Educated। कितने नहीं है, एजुकेटेड कितने हैं, बिल्कुल सही वर्ड। ओवरऑल लिटरेसी लेवल less than, was less than 16%, 16% से भी कम। out of this female is near about 7%। मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई कम थी उस टाइम पे। 16%, मतलब आउट ऑफ 100% में से 16% जो थे या उससे कम जो पढ़ते थे, और साथ में जो थे बेटा 7% इसका लेवल था। सर आज तो 60 to 70% के आसपास हाँ है ना? आज है, आज की डेट में है, ये तो मानना पड़ेगा। अगला, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, नेक्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब इतना छोटा छोटा आप लोग लिखिए कि भाई पढ़ते ही मुझे याद हो जाए, और ब्रीफिंग है और सब कुछ क्लियर है। इसके दो पॉइंट्स अलग अलग, पुअर हेल्थ फैसिलिटी के, आइदर अनएबल, unavailable to large mass population। बेटा ये वाली चीज तो अभी पिछले 2 महीने वाली भी प्रूव हुई है कि इंडिया के अंदर क्या हेल्थ फैसिलिटी है, क्या अवेलेबिलिटी थी, आप सबको पता है। और when available highly inadequate, अगर अवेलेबल है तो पूरी तरह नहीं है। दूसरा, वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीजेस,
diseases were widespread. 2 points. Low life expectancy, high birth rate and death rate, low literacy rate और poor health facility. अगला, next. Next बेटा, high infant mortality rate. High infant mortality rate. क्या मतलब है इसका मृदुल, मोर्टालिटी रेट का? सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सर मैं बताऊं क्या? बोल दे। सर वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है जिसमें 1 साल से भी कम की उम्र में बच्चों को मार दिया जाता है। हाँ, अबाउट 218 per 1000 in constants to infant mortality of 44 per 1000. पहले 218 था, अब 44 तक पहुंच गया per 1000 in 2011. 10 साल पहले 218 से 44 पे रिड्यूस हो गया है, इतना सेफ्टी है। लास्ट 6th पॉइंट बेटा, एक्सटेंसिव पॉवर्टी, गरीबी। लास्ट डेमोग्राफिक का, it prevailed in India. It prevailed in India. In India during British rule. British rule, which contributed to the worsening profile of Indian population, of India's population at that time. चलिए, ये सारे पॉइंट्स थे, एक ही बारी में डेमोग्राफिक आप पढ़ेंगे और आपको फटाफट पढ़ते ही लर्न होना शुरू हो जाएगा। पढ़ते ही बेटा, पहला लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 इयर्स थी और अब 68 है। हाई बर्थ रेट 48 पर 1000 है, 48 बच्चे होते हैं, 40 की डेथ होती है। फिर उसके बाद लेस देन 16% है जो लिटरेसी लेवल में थे और 7% फीमेल थी, उनमें से सिर्फ 7%। फिर पावर्टी, वो तो आपको पता ही है, वो आज भी है प्रॉब्लम। फिर मोर्टालिटी रेट पहले 218 था, अब 44 तक पहुंच गया है और लेवल रिड्यूस हो गया है। और अनएबल लार्ज पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, मेडिकल फैसिलिटी पुअर है, वो सबको पता है। और वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीजेस वाइड स्प्रेड, जो आज भी आजकल हो रहा है पैंडेमिक में। सर ये लास्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में क्या लिखा है, कंट्रीब्यूटेड टू द के बाद? टू द वर्सिंग प्रोफाइल ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एट दैट टाइम। वर्सिंग प्रोफाइल, हो गया बेटा? यस सर। चलिए, हाँ जी सर। अब इधर मृदुल, निखिल, अब मुझे बताइए हमने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया है। हमने बेटा एग्रीकल्चर कर लिया,
हमने Industrial इंडस्ट्रियल कर कर लिया। लिया, इंडस्ट्री, फॉरेन Foreign ट्रेड हो trade, गया, एक आपका demographic डेमोग्राफिक conditions, हो गया। अब दो आपके बचे हैं पास सर। रह गए हैं, अब सुनो, अब सिर्फ आपके पास रह गए दो रह गए। occupational structure, एक ऑक्यूपेशनल रह infrastructure गया, sector। एक इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया है इंडिया को, मगर ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडिया को फायदा भी पहुंचाया है, कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ। तो वो वाला कंसेप्ट भी आपको करना है। तो इसका मतलब इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्लासें रह गई, सिर्फ 2 क्लासें, जिसमें ऑक्यूपेशनल और साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, और वो मंडे को हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद उसकी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस मंथ में चैप्टर खत्म है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा और पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी इस चैप्टर की भी। तो मैं नोट्स भी दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। थोड़ा अगर आप कहोगे तो वेडनेसडे की क्लास में केस स्टडी करा दूंगा, या फिर मैं मनी बैंकिंग स्टार्ट कर दूं, बताइए। सर केस स्टडी करा दे। केस स्टडी कराऊं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दूं इसमें हाँ से सर, कैसे करा लिखे दो। यस जाएंगे। सर। करा सर दो। फिर फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेना न्यू चैप्टर। अब एक और चीज मेरी सुनो, मैं आपको सेंड करूंगा कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क वाले, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, जो मेरे पास पड़े हैं आपको मैं सेंड करूंगा। आप उसका आंसर मुझे देंगे, और ट्रू फॉल्स होगा तो कमेंट देंगे, रीजनिंग देंगे, ऐसे नहीं। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो एक एक चीज, एक एक वर्ड करेंगे और फिर आप मुझे सेंड करेंगे। तो मान लीजिए वेडनेसडे इज द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर, तब तक आपको सब कुछ कवर करना है, और फिर फ्राइडे ऑनवर्ड मनी एंड बैंकिंग। मगर मैं आपको सेंड करूंगा, क्लास में कोई डिस्कस नहीं करूंगा अबाउट दीज थिंग्स, 1 मार्कर या 2 मार्कर या 3 मार्कर। हाँ, देयर इज ए केस स्टडी, और अगर केस स्टडी के बड़े क्वेश्चन हुए तो वी विल डिस्कस इन क्लास, और उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। चलिए बेटा, सर क्लास को हाँ जी बोलो। सर उसमें वो ट्रू फॉल्स वाले में ट्रू के लिए भी हमें रीजन देना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको 0 मिलेगा Sir? मार्क इफ यू आर नॉट गिविंग एनी रीजनिंग व्हाई इट इज अ ट्रू और फॉल्स, तो फिर आपको बिल्कुल 0 मिलेगा, उसमें कोई आंसर नहीं माना जाएगा। हाँ जी बोलिए। सर वहां पर अगर सिर्फ यही लिखा होगा ट्रू फॉल्स बताओ, तो वो तब भी कमेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपको लिख के आना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 100% श्योर हूं मैं। इवन इन अकाउंट्स, इवन इन मैथ्स, इवन इन एनीथिंग। और आपको शायद ये भी नहीं पता कि इस साल 4 क्वेश्चन शायद आने हैं मैथ्स में केस स्टडी के। मैथ्स हाँ में सर, वो आने 11th हैं, में भी आए आने हैं थे। सर। यस सर। 4 वो क्वेश्चन 11th आने में भी हैं आए मैथ्स थे। के केस स्टडी के। तो इसका मतलब, और साथ में जो अकाउंटेंसी है उसमें भी केस स्टडी आनी है। हर बड़े क्वेश्चन के साथ 2 मार्क की केस स्टडी आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि अब आपको जो है प्रैक्टिकल एज वेल एज आपको अपना दिमाग भी यूज करना है वहां पे कि इसकी क्या अप्रोच थी, क्या था। और अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स की तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि तो उसका टीचर ही मैं हूं। तो मैं तो आपको बताऊंगा किस लेवल पे किस क्वेश्चन को क्या कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बेटा, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं। लास्ट क्लास है आज गुडविल की।